बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम जो लेक्चर है ये खुसूसन इस हवाले से है हमारा कि कोई भी पेपर जो है आपने उसको किस तरह सॉल्व करना होता है। बिलखसूस जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आप लोगों ने आईआरआर का, तो वो किस तरह सॉल्व आउट करना है। तो इसके बारे में कुछ चंद हिदायत हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और कुछ सैम्पल पेपर हैं जो मैं आपको शो कराना चाहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे असाइनमेंट वगैरह ली गई थी। उन्होंने असाइनमेंट सबमिट कराई, उनमें क्या इश्यूज थे, छोटी छोटी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप पैराग्राफ में करते हैं और पेपर सॉल्विंग में कर रहे होते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी हैं, जो आपको एज देती हैं, एडवांटेजेस देती हैं, जो आपको करना चाहिए। ये एक दो सैम्पल पेपर हैं जो मैंने उठाए हैं बिलखुसूस आपके लिए। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं इनमें क्या मिस्टेक हैं और कौन सी चीज़ जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं अच्छी परफॉर्म की है। तो क्योंकि मेरा ख्याल तो ये है कि जितना आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, वो किस तरह सॉल्व करना है आपने, यही डिपेंड कर रहा होता है आपके नॉलेज के ऊपर। आपके पास भी ज़ख़ीरा है नॉलेज का, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। वो किसी काम का नहीं है कि अगर आप सही तरह पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकते। अपना जो थॉट्स हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 50% स्टूडेंट जो है वो पास होते हैं अपने नॉलेज की बेस पर, और 50% कोई भी स्टूडेंट है वो पास होता है अपनी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, आपकी प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो ये समझ लें कि जो आपने अभी तक जितना भी याद किया है, जो आपने सीखा है, वो आपका 50% है, और 50% होगा जो आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज़ याद रखेंगे, वो ये है कि जब पेपर आपके सामने आता है, कोई भी स्टूडेंट है जब उसके सामने पेपर प्रेजेंट किया जाता है, तो वो पेपर को देखकर थोड़ा सा डिप्रेस होता है। ये ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही वो कोई नई चीज़ देखता है, खुसूसन ऐसी चीज़ जिसके हवाले से उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की हो, एक दो माह से वो पढ़ रहा हो, और वो उसके अचानक सामने आए, तो वो उस इंसान ने जो है, इस स्टूडेंट ने क्या करना होता है, नर्वस हो जाना होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पेपर देखेंगे, आपने कूल डाउन रहना है। पेपर जो है उसे पढ़ें, देखें। अब उसमें से फर्ज करें आपको 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल नहीं आते, तो 5 करने होंगे। मेरा एक आइडिया है, जनरल आइडिया है, एक्चुअल पेपर की बेस मुझे नहीं पता, मोस्टली यही होता है कि आपको एक दो चॉइस दी जाती हैं। फर्ज करें आपको जो आपकी जो चॉइसेस थी, जो भी सवाल थे, उसमें से 3 सवाल आते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि 2 सवाल मुझे नहीं आते, 3 सवाल मुझे आते हैं, या दो मुझे आते हैं, तीन नहीं आते, या चार आते हैं, एक नहीं आता। अब आप नर्वस होकर क्या करते हैं, आप अपने नर्व्स जो हैं उन पर काबू नहीं पा सकते, और आपकी को जो चीज़ें याद हैं, जो आपके मेथड है, स्टाइल है चीज़ को प्रेजेंट करने का, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करें, पेपर आपके पास आया है, आपने पेपर देखा है, जो सवाल आपको सबसे अच्छा आता है, और जिसको आप बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन सकती है, वो सवाल सबसे पहले सॉल्व करें। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो सवाल सॉल्व करेंगे जो आपको उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस में आता है, फिर थर्ड इम्पोर्टेंस में आता है। जब आप एक दो तीन सवाल आपने कर लेंगे, उसके बाद आप दोबारा से सवाल जो क्वेश्चन पेपर है उसको रिव्यू करेंगे, उसमें से आपने अगला कौन सा सवाल करना है। जब आप नेक्स्ट टाइम उस सवाल को पेपर को देखेंगे, तो यकीन जाने आपको उसमें से और चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको पेपर समझ आ चुका होगा। ऐसे एक दो सवाल जो आपको पहले फर्स्ट लुक में आपको नहीं अच्छे लग रहे थे, आपको नहीं, आप समझ रहे थे कि ये सवाल आपको नहीं आते, अब आपको पता चलेगा कि ये सवाल मुझे आते हैं। सवाल का सिर्फ ये नहीं होता कि सवाल आपने देखा है और वो मुश्किल है, उसकी वर्डिंग मुश्किल है समझने में, ज़ाहिर है तो टेक्निकल होंगे, टिपिकल होंगे। आपने सवाल की नेचर समझनी है, सवाल को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पेपर सेटर जो है वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रेजेंट करना है। ऐसा ना कीजिएगा, सवाल आया है, लिखना शुरू कर दिया है, पता चला है कि आधा सवाल लिख चुके थे, पता चला है कि असल चीज़ लिखनी तो कुछ और थी, लिख कुछ और दी है। क्योंकि ये आपके जनरल टॉपिक्स हैं, एफएम के हैं, एचआरएम के हैं, फिजिकल पॉलिसीज के हैं, और फंक्शंस के हैं। ये जनरल टॉपिक्स हैं, हो सकता है कि वो आपको मिक्सअप चीज़ें पूछ ले, 2 सवाल हों, उस एक सवाल में उस चीज़ को पूछ ले, तो दोनों पर टाइम इतना लगाए कि हाफ ऑफ टाइम लग जाए।
ये ना हो एक पार्ट पे ही ज़्यादा टाइम लगा दें, दूसरे पार्ट के लिए टाइम ही ना बचे। टाइम मैनेज करना है, पेज काउंट करने हैं कि कितने पेजेस पे, फिर सवाल को डिवाइड करना है कि कितने सवाल आपको कंपलसरी करने हैं। उन पेजेस पे डिवाइड करते हुए उस मखसूस पेज पे ही एक सवाल आप जो है फुलफिल करेंगे। ऐसा ना हो दो सवाल जो है हाफ शीट्स पे कर लें, बाकी हाफ शीट्स जो है वो तीन सवाल के लिए बचा लें। हमेशा वो स्टूडेंट कामयाब होता है जो एवरेज जो है पेज काउंट करता है, जो एवरेज सोल्यूशन की तरफ जाता है। वो स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं होता। पहले तीन सवाल तो बड़े अच्छे कर लेगा, 100% कर लेगा, बाकी दो सवाल वो 20% करेगा। अब हर सवाल जो है 50% पे कर लें, 80% पे कर लें, बजाय इसके कि एक दो तीन सवाल बहुत अच्छे करें, दो सवाल खराब कर बैठें। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आपने अपने पेज काउंट करने हैं, उनके ऊपर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड करना है, और सबसे पहले वो सवाल जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं वो करने हैं, देन वो सवाल जो आपको बहुत कम आते हैं वो करने हैं, और लास्ट में वो सवाल करने हैं जिनके के मुताबिक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उन्हें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। पेपर खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो सवाल आते हैं वो करें, जो नहीं आते उनको करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह ताला वो आप बहुत अच्छे कर लेंगे जितना आपने पढ़ा है। इस बात के लिए मैं श्योरिटी देता हूँ आप लोगों को। पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, जो सवाल आपको पढ़ाए गए हैं उसी में से पेपर आएगा। इसके अलावा हमने क्या किया है, चीज़ें आसान भी पढ़ी हैं, और आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, वो भी पढ़ाई गई हैं। पेपर आपको मिक्सअप जो है तैयारी कराई गई है। ठीक हो गया। अब चलते हैं पेपर आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। फिर मिसाल के तौर पे एक सवाल आपके सामने आ गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो वाइटल रोल अदा करता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। बताएं कि ये किस तरह करता है, हाउ इट परफॉर्म, ये किस तरह परफॉर्म करता है। अब यहाँ से सवाल सोच कर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यार ये सवाल में मैं ऑब्जेक्टिव लिखूं, स्कोप लिखूं, या मैं एफएम के बारे में ही जनरल लिख दूं, क्या लिखूं मैं इसके बारे में, फंक्शन लिखूं, क्या लिखूं। यहाँ तीनों का मिक्सचर आप लिख सकते हैं, तीनों को मिक्सअप कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन किस तरह करना है वो मैंने आप लोगों को जब ये असाइनमेंट कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये एक बच्ची है सिद्रा उमर, बड़ी अच्छा लिखा है इसने पेपर। इसकी पेपर की तरफ ज़रा हम चलते हैं और देखते हैं कि इसने पेपर किस तरह सॉल्व आउट किया है। सबसे पहले पेपर का जो मैंने आप लोगों को बताया था, इंट्रोडक्शन से आप पेपर शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो एक मेन मिस्टेक हुई हुई है इंट्रोडक्शन में, या जितने भी आपके मेन हेडिंग्स होंगी उसमें आप नंबरिंग बिल्कुल नहीं देंगे। ये नंबरिंग आपने बिल्कुल नहीं देनी। आप जनरल सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखें, उसके नीचे उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद जो मेन है कि शीट में आपकी ये देखें, ये एक इक्विलेंस आ रही है आपकी, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी। ये इक्विलेंस आनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई ये लाइन तो यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ ख़त्म कर दी है, फिर ये लाइन यहाँ ख़त्म कर दी है, सीक्वेंस ख़राब हो जाता है, पेपर देखने का मज़ा नहीं आता। मैं हम जाहिर है यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करते करते रहते हैं, बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, हमें आइडिया होता है कि पेपर जो है देख कर हम बता सकते हैं कि ये पेपर अच्छा लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट अच्छा है या बुरा है। एक्चुअली हम मटेरियल चेक नहीं कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं कि पेपर प्रेजेंट किस तरह हुआ है। जो पेपर के अंदर जो लिखा होता है ना, वो उसके नंबर जो अंदर आपने कंसेप्ट जो लिखे होते हैं वो 70% उसके नंबर मिलते हैं, 30% तो आपके प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं एक्चुअली। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पेपर पूरे दिन चेक करता रहे कि पेपर। एक एग्जामिनर है, उसने 5 से 10 मिनट में आपको पूरा पेपर चेक कर लेना है, आपको मार्किंग कर देनी है। अब मैं आप एक पेपर मुझे दें, मैं आपको 7 मिनट के अंदर अंदर पेपर चेक करके दे सकता हूँ आपको। इसी तरह चांस यही है कि जो भी एग्जामिनर होगा वो आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन को जल्दी समझ लेगा, नंबर अच्छे दे देगा। आपकी अगर प्रेजेंटेशन बुरी है तो वो नंबर आपको अच्छे नहीं देगा। और मे भी हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं यह बाद में कि पढ़ा तो सब कुछ था, पेपर भी आसान था, पता नहीं फेल क्यों हो गए, तो उस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। तो इंट्रोडक्शन से पेपर आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में आपने जो भी टॉपिक है उसके हवाले से पूछा गया है, जनरल आइडिया उसका लिखना है, मतलब कि आप एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी सवाल का एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप एक्चुअली क्या सवाल लिखने जा रहे हैं, या सवाल एक्चुअली क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद जिस तरह उसने लिखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आप आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ।
कि जो जो चीज़ आपसे उन्होंने पूछी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जाहिर है वो एक पाइवट रोल अदा कर रहा है, तो उसकी सबसे पहले डिफाइन करेंगे आप। ये नंबरिंग नहीं देनी आपने बिल्कुल, जैसे मैंने आप लोगों को बता दी है। तो डिफाइन करेंगे, डिफाइन में क्या करेंगे आप, उसकी एक या दो डेफिनेशन लिख दें, फिर उसके बारे में जनरल दो तीन लाइनें लिख दें, बता दें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये ख़त्म हो रही है आपकी हेडिंग, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ से यूँ लिखना शुरू करें, सेकेंड लाइन फिर आपकी यहाँ पूरी आ रही हो, थर्ड लाइन फिर पूरी आ रही हो, पैराग्राफ बनाएं चार चार पाँच पाँच लाइनों के, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो आप डिफाइन करें किसी भी चीज़ को, उसको आप कोशिश करें जैसे आप हेडिंग लिखते हैं, ब्लैक पॉइंटर है या कुछ भी है, उससे आप उसे जो है अंडरलाइन कर दें, या अंडरलाइन तो सॉरी नहीं करेंगे, आप उससे इन्वर्टेड कोमास कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि पता चल जाएगा एग्जामिनर को डेफिनेशन ये है, बजाय ये कि वो बाकी चीज़ में डेफिनेशन ढूंढता रहे, उसे पता चल जाए कि ये डेफिनेशन है। फिर जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपने यहाँ पर फाइनेंस और मैनेजमेंट जो है, उन दोनों को आपने क्या किया, क्लब किया है, और उसको आपने क्या बता दी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना दी है। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा इसने जो है काउंट किया, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके पेपर में। तो इन चीज़ों को आप लाजमी शो आउट करेंगे अपने पेपर में। ये आपको क्या करती हैं, आपका नॉलेज जो है वो ग्रेप करती हैं, यहाँ पर ये नॉलेज वो इंड्यूस करती हैं ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसको बड़ा अच्छा कर देती हैं, आपकी पेपर सेटिंग को बड़ा अच्छा कर देती हैं, क्वेश्चन जो है उसकी सॉल्विंग को बड़ा अच्छा कर देती हैं। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, जहाँ पर कोई किसी एक सवाल में एक दो बना दें तो इनफ होता है वो। ठीक हो गया। फिर उसने यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लिंक कर दिया है फाइनेंस और मैनेजमेंट को मिलाते हुए। अब यहाँ देखिए उन्होंने बताया है बाकायदा, अगर आपको किसी खास जो है कोई स्कॉलर है उसका नाम याद है, तो उसको हवाला देते हुए आप उस चीज़ की डिफाइन कर दें। जैसे इसने जो है होवर्ड जो था उसका हवाला देते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कर दिया है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी का नाम नहीं याद नहीं है, तो आप वैसे भी उसकी डिफिनेशन कर सकते हैं। जैसे देखें इसने इन्वर्टेड कोमास जो है वो लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा है इसमें इन्होंने बच्ची ने। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अंडरलाइन करें, डेफिनेशन को कभी भी इससे अंडरलाइन नहीं किया जाता। टाइम वेस्ट ना कीजिएगा ऐसी चीज़ों पर, ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम बहुत कम रह जाएगा, वहाँ पर टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं होगा। चलन डेफिनेशन लिखें, उस डेफिनेशन को अंडरलाइन बिल्कुल ना करें। फिर नेक्स्ट देखें वो, अब रोल वैसे तो क्या था कि रोल अदा करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसको उसमें आप ऑब्जेक्टिव जो है वो शामिल कर सकते हैं, या रोल जो है उसको शामिल लेता से रोल जो है जो मैंने आपको सवाल पढ़ाया था उसको इसमें शामिल कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको इन्होंने डायग्राम में जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसको आप जनरल लिस्ट डाउन कर देते, तो फिर इसका थोड़ा सा जो है ना, कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि ये इतना स्पाइसी ना रहता ये थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल रहता। लेकिन यहाँ पर डायग्राम बनाने से क्या हुआ है, चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई है, देखने वाले को पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव ये है इसका। ऑब्जेक्टिव मेन जो है, ऑब्जेक्टिव मेन जो रिक्वायरमेंट तो नहीं थी सवाल की, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव को इसमें डाल दिया डायग्राम की शक्ल में, ताकि देखने वाला जो है वो पता नहीं कि किस कंसेप्ट से सवाल पूछ रहा था, किस कंसेप्ट क्या पूछना चाह रहा था। तो हमने उसमें ऑब्जेक्टिव दिखाने का मकसद ये था कि उसे हम बता दें कि ये देखें ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है किरदार होता है, ये भी उसका रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये देखें तो फर्स्ट जो है आप देखें तो लाइन जो है डायग्राम की वो छोटी रखी गई है। दूसरी अगर इसके बराबर करते तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आ जाना था। यहाँ पर हम क्यों नहीं लेकर आए इसे, इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि यहाँ पर अगर लेकर आते तो स्पेस थोड़ी हो जाती और कंजेस्टेड सा लिखा जाता। इसको थोड़ा सा हम लंबा खींच कर ले गए इस एरो को, और नीचे करके लिख दिया। नीचे करके लिखने का मकसद ये हुआ कि प्यारा भी लग रहा है, और थोड़ा सा वो हमें जो है जगह भी मिल गई है, कि स्पेस भी मिल गई है लिखने की। तो फिर यहाँ पर इसको छोटा इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पर बराबर करके लिखते तो फिर वही बात आ जाती कि आपस में ये कंजेस्टेड सा हो जाता। तो ये स्मॉल एरो लगा कर इसको यहाँ पर लिख दिया है ताकि चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। फिर अब रोल के बारे में आ गए कि रोल जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसको हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा ब्रीफ किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, इंट्रो जनरल आइडिया दिया कि ये किस तरह किरदार अदा करती है। अब ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना एक्चुअली, उन्हीं पॉइंट्स को आप क्या करते हैं यहाँ पर स्टार्ट में थोड़ा सा उन्हीं को एलोबरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जो है आपकी एक एक तो पेज जो है
वो भी भर जाए, हम ये कहें तो सीधे अल्फाज में पेज भी भर जाए, सवाल भी इंक्रीज हो जाए और सवाल पूरा भी हो जाए, नंबर भी अच्छे मिल जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर आपने उनके बारे में जनरल थोड़ा सा हाउ नो दिया, आइडिया दिया। अब इनको आपने क्या किया, ये देखिए बुलेट्स में कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। बुलेट, कुछ चीज़ें बुलेट्स में आएंगी, कुछ नंबरिंग में आएंगी, तो वो बड़ा अच्छा लगेंगे। ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इन चीज़ों का आपके क्वेश्चन मार्किंग में। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं ज़रूर, यहाँ पर देखें, ये फुल स्टॉप लगाएं, यहाँ पर फुल स्टॉप ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। वैसे इन छोटी छोटी चीज़ों को फुल स्टॉप्स के नंबर तो नहीं करते, लेकिन ये है कि अपनी प्रैक्टिस ज़रूर बनाएं इन चीज़ों को। तो फिर रोल जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो रोल थे, तो उसके बारे में फिर उन्होंने दोबारा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन लिखना, लेकिन आपके पास कोई और चीज़ नहीं है इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए या इस सवाल को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, तो जो डेफिनेशन थी उसको आप हवाला ना दें किसने ये जो है बयान की है, बल्कि उसको एक जनरल पैराग्राफ बना दें, ताकि आपकी जो है सवाल की लुक अच्छी हो जाए। तो उसके बाद जो है वो रोल को बताना उन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इन्हें जो है शुरू कर देते हैं लिखना रोल के पॉइंट्स को, हेडिंग्स को, आप पहले लिस्ट डाउन कर लें। जो आपकी जो है ना ये हेडिंग्स हैं, इनको लिस्ट डाउन कर लें, जिससे कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल, इसको यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लें। फिर इसके बाद डिटरमिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको लिस्ट डाउन कर लें। सबको लिस्ट डाउन करने के बाद यहाँ पर आप लिखें कि एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है लिखने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फिर वन बाय वन, जिस तरह ये आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप करते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर बुलेट्स नहीं देने, बुलेट्स वहां पर दिए जाते हैं जहाँ पर वन लाइन डिफाइन, किसी चीज़ को एक लाइन में डिफाइन कर रहे हो आप। और नंबरिंग वहां पर दी जाती है जहाँ पर आप पैराग्राफ लिख रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये देखें एक्चुअली आप पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो फिर आप इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, नंबरिंग दी है। ये रोमन नंबरिंग हो या कोई भी नंबरिंग हो, तो वो जो है इतना मैं कहूँगा कि इतना इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन नंबरिंग ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर रोमन नंबरिंग कब दी जाती है और जनरल जो हम नंबरिंग देते हैं वो कब दी जाती है, इसका ये होता है कि जनरल नंबर आप जब देते हैं जब किसी चीज़ को मेन दो चीज़ों में डिफाइन कर रहे हो। जैसे हम किसी चीज़ का रोल अगर करते मैनेजमेंट का, तो प्राइमरी रोल और सेकेंडरी रोल कर रहे होते हैं। अब प्राइमरी रोल वन आएगा, सेकेंडरी रोल टू आएगा। अब प्राइमरी रोल में तीन किस्म के रोल होते हैं मैनेजर के। वो डिसीजन रोल है उसका, इन्वेस्टिंग रोल है, तो उनको हम रोमन नंबरिंग देंगे। और जो मेन प्राइमरी और सेकेंडरी है उनको हम ए बी या वन टू कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसने वन बाय वन इसको डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये एक प्रॉपर लाइन से आ रही है, ये लाइन से अब बाहर हट गई है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। कोशिश करें ये चीज़ इस तरह बाहर ना निकालें, बल्कि एक पूरी सीक्वेंस में चीज़ को लेकर आएं ताकि पेपर अच्छा लगे देखते हुए। और दूसरी बात ये कि ये जो गोशवारे हैं या डायग्राम्स हैं, ये आपके पेपर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। कोशिश करें ये बनाएं, अच्छी बनाएं। अगर नहीं बनानी आती तो छोड़ दें, ना बनाएं। अगर बनानी है तो अच्छा करके बनाएं। ये आदमी वगैरह, ये मेंस वगैरह ये ना बनाएं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। इतना टाइम आपके पास पेपर में बिल्कुल नहीं होगा। टाइम ऐसी चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना। वो डायग्राम बनानी है जो आपको आसानी से जल्दी बना सकते हो। ठीक हो गया। फिर ये वही आगे चलती जा रही है, उसका रोल वगैरह जो भी है ये। और कोशिश करें रोल्स में या जो हेडिंग्स हों उसमें एग्जांपल्स दें, वो वहाँ पर जनरली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बता दें। तीन चार लाइन एक जो है हेडिंग में इनफ होती है। उससे ज़्यादा जाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे अपना, और अगले जो सवाल हैं उनके लिए टाइम बहुत कम बचेगा आपका। तो ये जिस तरह चलती जा रही है, इन्वेस्टिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हो गया, ये सारा रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, ये आप इस तरह बिल्कुल नहीं करना आपने। आपकी यहाँ पर ये रो आ रही थी तो यहाँ पर ये जगह खाली छोड़ दी है, ये छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अगली चीज़ नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के यहाँ पर स्टॉप कर देते और ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू कर देते, तो ये बेहतर था कि दो आपके पैराग्राफ भी बन सकते थे एक ही हेडिंग में, तो वो आप कर सकते थे। ये अच्छा पैरा लिखा हुआ है आपने। और यहाँ पर देखें कि ये आपका ब्लू से है और ये आपका ब्लैक से है। ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम इतना नहीं होगा।
एक आपने पेंसिल ओपन की है, बंद की है, ओपन की है, बंद की है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों से जो है अवॉइड करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। वाई इज़ द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ एन अप्रोप्रिएट गोल फॉर द बिजनेस। तो ये एक उसका थोड़ा सा पार्ट है, उन्होंने इसमें शामिल कर दिया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो फर्म का अप्रोप्रिएट गोल क्यों हो सकता है। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि ये क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होती है, पहले उसे इंट्रो करवाएंगे, फिर ये क्यों ली जाती है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, कौन होते हैं जो डिसाइड करते हैं। ज़ाहिर शेयर होल्डर हमेशा वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ भी जा रहे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डिमांड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके बारे में वो सबसे क्या है। तो एक्चुअली फर्म चाहती है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो फर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अब इसके क्या था, ये एक छोटा सा टॉपिक था कि हेडिंग थी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो 4-5 लाइनों की थी। अब उसको हमने, वो सवाल का पार्ट है, डिमांड है, इसलिए इसको हमने ज़्यादा एक्सटेंड करना है, ड्रैग करना है। तो वो किस तरह कर सकते हैं हम इसे। तो इसमें हम चीज़ें इंक्लूड करें, सोचें इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में। हम इसमें पहले बताएं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, फिर हम इसमें एक पैराग्राफ हेडिंग बगैर हेडिंग के लिखे हैं, 3-4 लाइनें कि कौन डिमांड करता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। फिर हम बताएं कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है इसका क्या प्रॉस हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज़ों को जब हम जहन में सोचते हुए इसको पैराग्राफ लिखना शुरू करें तो हम 30-30 पेज भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। तो इसको आप कभी भी जो है इस तरह ये ना बनाएं, बॉक्स में बिल्कुल ना लिखें। ये आपको टाइम ज़ाया करेंगे, और से ये क्वेश्चन मार्क आपने बिल्कुल नहीं शो कराना है इस तरह, क्योंकि ये भी आपके जो है नेगेटिव इम्पेक्ट आता है आपकी राइटिंग के ऊपर, क्योंकि ये डिमांड नहीं होती सवाल की, और आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, कोई आप प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं क्लास में जो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें जो टाइप्स ऑफ फर्म्स उसने बता दिए हैं, आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वो फर्म्स हैं। लेकिन हवाला ज़रूर देंगे, लिंकिंग देंगे, कनेक्टिविटी होनी चाहिए सवाल में। ऊपर लिखेंगे आप कि फर्म्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन जो है वो डिमांड कर रही होती हैं। कौन कौन सी फर्म्स होती हैं जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन डिमांड कर रही होती हैं, वो ये फर्म्स हो सकती हैं। इससे आप इसे कनेक्ट करें अगर यहाँ लिखना चाहते हैं। अगर कनेक्ट नहीं कर सकते तो इन चीज़ों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इसने डायग्राम दी है। मैंने कनेक्टिविटी चेक नहीं की वो क्या सूरत हाल है इसकी, लेकिन आप ज़हन नशीन रखेंगे कनेक्टिविटी के लिए। गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें लिख सकते हैं आपके, उसके क्या गोल्स होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, प्राइमरी जो गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसने प्राइमरी मैक्सिमाइजेशन को लिख दिया है, प्रॉफिट को, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को उसने इसमें लिख दिया है। यहाँ पर उसने बच्ची ने गलती की हुई है, ये देखें। ये अच्छी नहीं है, ये ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए आपका। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। कोई चीज़ कट हो गई आपसे, मिस्टेक हो गई, तो उसके ऊपर 1 लाइन लगा दें। इस तरह ना करें कि यूं यूं अब मेरी तरह चीज़ें यूं 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 करना शुरू कर दें। ये मक्खियाँ नहीं मारनी पेपर में, बल्कि उसे नीट एंड क्लीन करना है। फिर वही बात आ गई है कि बॉक्स में आप, अच्छा ये देखें, ये एरोज चीज़ों में नहीं बनानी। ये एरोज तब बनाते हैं जब 2 या 3 आप ये बुलेट्स कहलाते हैं। ये एरो बुलेट्स जब बनाएंगे जब 2 या 3 चीज़ें आप आइटम जो है पेपर में डाल रहे हो, सवाल में डाल रहे हो। अदरवाइज ये चीज़ें बिल्कुल नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। ये बॉक्स छोड़ दें, बॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह बॉक्स जो है कहीं कहीं पे बना भी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि बॉक्स बहुत कम बनाए तो बेहतर है। एक सवाल में 3-3 4-4 बॉक्स बिल्कुल ना बनाएं। वैरायटी होनी चाहिए। और डायग्राम बिल्कुल बड़ी अच्छी बनाई है कि वेल्थ, यहाँ पर ये एक्चुअली मुझे नहीं पता कि पीछे क्या कहना चाह रही है बच्ची, लेकिन ये डायग्राम मुझे बता रही है कि मैं अगर पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं डायग्राम को देखकर बड़े अच्छा नंबर दूंगा। वो क्यों दूंगा कि ये डायग्राम बता रही है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है कि परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी होती है, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाती है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बूस्ट करती जाती है। तो ये भी अच्छा है। एडवांटेजेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के जो है बड़ा अच्छा उसने ब्रीफ किया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है, एडवांटेजेस बड़े अच्छे हो जाते हैं कंपनी के। तो ये बुलेट्स दिए हुए हैं, एडवांटेजेस को कोशिश करें बुलेट्स की शक्ल में दें, और या रोमन में दे दें तो वो भी ठीक है, रोमन रोमन नंबरिंग में दे दें, लेकिन बुलेट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके हवाले से।
तो वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन एक एक पेंसिल इस्तेमाल करें, दो दो पेंसिलें जो है बिल्कुल हर कोई इस्तेमाल ना करें, इससे टाइम जो है वो वेस्ट होगा। थर्ड एंड लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इस नंबरिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में ये नंबरिंग नहीं चलती, किसी भी आपके मेन पैराग्राफ में ये पॉइंट्स में चल रही होती है। कोई भी पेपर होगा, कोई भी सवाल है पेपर में आप कर रहे हैं, तो उसको एंड में लाजमिन कंक्लूड करें, या उसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो कंक्लूजन का जो है वर्ड हेडिंग दे दें, या बगैर कंक्लूजन के हेडिंग के नीचे आप जो है उसे शॉर्टली, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा था ना, बेशक उसी इंट्रोडक्शन को ही मोल्ड करके, उसे टर्न अराउंड करके, उसे टर्न आउट करके डिफरेंट वर्ड्स में यहाँ पर उसे कंक्लूड कर दें कि पूरा सवाल एक्चुअली क्या था, आपने क्या उसमें लिखा है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, या क्या फायदा है इस सवाल का, या क्या नुकसान आते हैं, या उसके उसको आप नटशेल में जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ब्रीफ उसका छोटा सा बना देंगे 8 से या 5-7 लाइनों में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, कंक्लूजन उसका लाजमी दें, और यहाँ पर हेडिंग लिखें बाकायदा कंक्लूजन की। तो ये आपके सवाल का एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। दूसरी बात ये है, सवाल के आखिर में इस टाइप के कुछ एरोज दें, निशानी दें जी, के ये पेपर यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गया है, ठीक हो गया। कुछ भी आप और तरह, और एक यहाँ सिंपल लाइन भी डबल लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई और भी जो आपके पास टेक्निक हो इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल को सेपरेशन के लिए। अब एक सवाल खत्म हो गया, देखें यहाँ पर 4-5 लाइनें बच गई थी आपकी, ये तो एक सिंगल असाइनमेंट थी इसलिए आपकी बच गई हैं। अदरवाइज अगर आपकी ये 3-4 लाइनें बचती हैं या 5-6 लाइनें बचती हैं एक पेज के ऊपर, तो अब अगला सवाल जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू बिल्कुल ना करें, बल्कि ये जो है जगह बिल्कुल खाली छोड़ दें, ताकि यहाँ पर आपका सवाल जो है, अगला सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल भी मिक्सअप ना हो, और अगला सवाल जो है अगले पेज से ही स्टार्ट करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यार ये अगला सवाल है, ये पिछला सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया था। ब्लैक स्पेस एक्चुअली निशानी होती है कि आपका सवाल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इतनी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी 4-5 लाइनों की, हर नया सवाल नए पेज से शुरू करना है आपने, ठीक हो गया। तो ये क्या था हमारा, ये एक सवाल था। इसके अलावा एक और सवाल हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि एक आप लोगों को थोड़ा सा और भी इसके हवाले से हल हो जाएगा। एक सवाल जो असाइनमेंट नंबर 5 हमने दी थी रिस्क एंड रिटर्न के हवाले से, कि रिस्क एंड रिटर्न आर द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, के डिटेल में से एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल इस तरह इस बच्ची ने लिखा है, सदफजारा ने, कि इंट्रोडक्शन पहले उसने दिया इसका, बिल्कुल इस तरह इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पर जिस तरह ये सवाल है, इसको सवाल को इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर ज़रूर देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिर आंसर इस तरह अच्छा अच्छा लगा है आंसर, मीन्स कि आपको पता चल गया कि यहाँ से एक प्रॉपर लुक लग रही है सवाल की। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, बेशक इंट्रोडक्शन को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन ना करें तो वैसे भी ठीक है, इंट्रोडक्शन बिल्कुल लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में आपने रिस्क एंड रिटर्न के बारे में जनरल हाउ नाउ दे दिया, एक आइडिया दे दिया कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर इस टाइप की चीज़ों से अवॉइड करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। फिर इस टाइप की आप इंट्रोडक्शन में ये एक डायग्राम टाइप भी दे सकते हैं, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सवाल में, जैसे मैंने आपको बताया था। ये डायग्राम जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के पेपर में सॉल्विंग के लिए, ये मेथड आपने ज़रूर अडॉप्ट करना है। उसके बाद में रिटर्न की डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, रिटर्न क्या होता है, या कोई भी जो भी चीज़ होगी ज़ाहिर है उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे उसे। डेफिनेशन होगी आपकी, डेफिनेशन के बाद फिर यहाँ पर मेथड हो गए। अब यहाँ पर देखें तो ये एक चीज़, ये मैंने मेरे मकसद क्या था ये असाइनमेंट शो कराने का, मकसद ये था कि देखें कि आपने एक डिस्क्रिप्टिव सवाल लिख रहे हैं, तो आपने उसे ये नहीं बताना कि रिस्क जो है या रिटर्न जो है कितने तरीकों से इस्तेमाल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल दें उसे, कोई भी मेथड बता दें, या कोई फार्मूला बता दें कि रिटर्न मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो वो कोई भी एक फार्मूला मेथड बता दें, वन कोई भी इनमें से। तो इस इतना सारा फार्मूले ना लिखें, या आप लिखते हैं कि रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग फार्मूलाज, तो फिर सबको एक ऊपर नीचे लिखते हैं, इस तरह ना लिखें फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, कोई एक एक कर लें, या करते हैं तो ये 2-3 शो करा दें, लेकिन कंसेक्टिवली शो कराएं उसे। अच्छा, एक यहाँ पर दूसरी बात मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ, आप क्या करेंगे, पेपर कोई भी सवाल जो होगा पेज के काउंट करके उसको डिवाइड करके, हर सवाल जो है जितने पेज रिक्वायर्ड हैं आपको एक सवाल उसी इतने ही पेज पे करना है। बिल्कुल जाहिर है ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी आपने, एक्स्ट्रा राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी।
एक सवाल के लिए मखसूस पेज इस्तेमाल करेंगे टोटल पेज को डिवाइड करते हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर 100 पेज हों और आप जो है 5 सवाल 100 पेजों पर लिखना शुरू कर दें, एक सवाल जो है 20 पेज पे लिखना शुरू कर दें। इतना भी नहीं लिखना, 7-8 पेज इनफ होते हैं। 6 से 8 पेज के दरमियान दरमियान आप जो है अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, वो इनफ होता है 20 नंबर के लिए। फिर एग्जांपल ना दें बिल्कुल, इस तरह कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल आप मेरा ख्याल तो ये है कि ना दें, आप फार्मूला दे दें। फार्मूले को इंटरप्रेट कर दें कि ये फार्मूला क्या बता रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, ये कैलकुलेशन हरगिज़ ना करें इस तरह किसी भी सवाल में। अगर वो रिक्वायर करता है कैलकुलेशन वगैरह फिर आप कर सकते हैं, या सवाल छोटा है फिर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे तो बात हो रही है रिस्क एंड रिटर्न की, तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न की टाइप्स भी हमने बतानी है, तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास। इसलिए आप क्या करें, ऐसी कैलकुलेशन ना दीजिएगा अगर सवाल ज़्यादा लेंथी हो तो। छोटा सवाल हो फिर आप उसमें दे सकते हैं, मीन्स के जो सोल्यूशन है छोटा है तो फिर आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद जो है, अब यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी यहाँ पर सदफ ने, अब उसका देखें तो उसने उस एग्जांपल को ब्रीफ में जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। इस तरह हमने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना। ये चीज़ आपको, आपकी मार्किंग जो है, वो जो चेकर होगा वो ये समझेगा कि ये बच्चे को कुछ आता नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास कर रही है, या यहाँ पर एडिशनल चीज़ें लिख रही है जो रेलेवेंट चीज़ें नहीं है। रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है रिस्क एंड रिटर्न के हवाले से। यहाँ पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप जो है फार्मूला दे के फार्मूले को इंटरप्रेट कर दें, जस्ट इतना ही काफ़ी है। उनका मकसद ये नहीं था कि वो आपसे एग्जाम्पल पूछें सवाल में कि आप इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें लिखें उनको एक्सप्लेन करें। उनका मकसद था रिस्क एंड रिटर्न क्या, जनरल आइडिया। तो जनरल आइडिया दें, वहीं तक स्टॉप रहें, इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स बिल्कुल ना दें। टाइम शॉर्ट होता है, ये देखें ये सारा आपको चलता जा रहा है। तो ये बिल्कुल हरगिज़ ये चीज़ें जो हैं मैं अलाउ नहीं करूँगा आपके पेपर में। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ रिटर्न, अब ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ रिटर्न जो हैं उसके हवाले से आपने एक डायग्राम बनाई है। ये आप अगर वैसे लिखते थे जिस तरह आप ये रोमन में लिखे हुए थे, तब अच्छा गुजारा हो सकता था, अच्छा गुजारा हो सकता था। लेकिन इस तरह थोड़ा सा डायग्राम बना के आपने लिखा है, ये और भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है, मैंने इसलिए इसकी मार्किंग वेरी गुड में दी थी। ये चीज़ें अच्छी हैं आपकी। तो इस टाइप की डायग्राम जो है वो आप भी बनाने की कोशिश करें। फिर इसको वन बाय वन आपने एक्सप्लेन किया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूले में ये एग्जांपल्स बिल्कुल ना दें, क्योंकि सवाल वही बात आ गई, सवाल लेंथी है। तो क्योंकि उसमें रिस्क भी है रिटर्न भी है, दोनों हैं, तो ये एग्जांपल बिल्कुल ना दें आप। फिर एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, इसका फार्मूला ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपका ठीक है। एक्चुअल रिटर्न के बारे में 3-4 लाइनें लिखी और उसका फार्मूला बता दिए, ये बहुत अच्छा है, इस टाइप का लिखें। फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ठीक हो गया। तो फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, जिसे हम काइबर रेट भी कहते हैं। फिर जो है आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न वही, और उसका फार्मूला देकर काफ़ी था, ये चीज़ इतनी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल ठीक है, 3-4 लाइनों में, ज़रूरी नहीं है हर जो है हर हेडिंग को ही आप 10-10 लाइनों में लिखें। किसी हेडिंग को 3-4 लाइनों में, किसी को 5-6 में, किसी को 2 में, किसी को 3 में लिख सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। एनुअलाइज रिटर्न हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये सवाल आपने 15 पेजेस पे लिखा है, 15 पेजेस पे अब अगर हम इसे करें तो आप इसे 8 पेजेस पे लेकर जाएं। 8 पेजेस इनफ होते हैं, 8 से 9 पेज आपके, क्योंकि सवाल लेंथी है। फिर अब हमने रिस्क के बारे में आ गए। तो रिस्क के बारे में ये इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट करें, ये आप बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक हो गया। रिस्क की जो टाइप्स हैं दो, तो इनके बारे में आपने एक्सप्लेन किया है, ये बहुत अच्छा किया है। फिर सिस्टमेटिक रिस्क को आपने तकसीम किया है, जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, परचेजिंग या पावर हो गया, इन्फ्लेशनरी रिस्क जिसे हम कहते हैं। तो उसका आपने डायग्राम लिखा है, ये बहुत अच्छा है आपका। इस डायग्राम में चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती हैं, देखने वाला भी डायग्राम से समझ जाता है कि बच्चे को सवाल आता है। तो उनको आपने एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है उसमें जो टाइप्स हैं उनको आपने बता दिया कि वो कौन कौन से हो सकती हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेन किया है, पूरी पूरी, मतलब कि टू द पॉइंट आपने चीज़ें लिखी हैं। मेरा ख्याल है कि रिस्क जो है वो आपने टू द पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन रिटर्न जो था उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले गए हैं, उसमें चीज़ें ज़्यादा आपने क्या कर गए, ओवरलोडेड कर गए हैं।
अच्छा, मेथड्स ऑफ मेजर्स। अच्छा, अब क्या है, अब मैं ये यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने बताने की ये है आपको, कि अब रिस्क एंड रिटर्न के बारे में उसने पूछा है। अब आपको तो चाहिए ये था कि कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि रिस्क एंड रिटर्न की हद तक रहें। मैं आपसे ये कहूँगा कि रिस्क एंड रिटर्न की हद तक रहें, लेकिन थोड़ा सा आप बता सकते थे मेथड्स ऑफ रिस्क, रिस्क को मेजर करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो उनके सिर्फ नाम लिखने हैं इस डायग्राम में, जिस तरह है, चाहे डायग्राम में लिख दें चाहे वैसे लिस्ट डाउन कर दें। उनको आप सिर्फ यहाँ पर लिख दें, क्योंकि उनका उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि मेथड्स को एक्सप्लेन करें, तो मेथड्स को आपने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना। तो आपने सिर्फ लिस्ट डाउन कर दें। अगर आप एडिशनल नंबर चाहते हैं या एडिशनल आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं एग्जामिनर पर, तो फिर आप सिर्फ उन्हें लिस्ट डाउन कर दें, उन्हें फर्दर एक्सप्लेन ना करें जब तक वो खुद आपसे ये जो है खुद आपसे डिमांड ना करे, खुद वो आपसे ना कहे कि इन्हें एक्सप्लेन करने की। तो नो नीड टू एक्सप्लेन, जस्ट लिस्ट डाउन, उनको सिर्फ लिस्ट डाउन करते हैं आप। फिर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये टाइम बहुत ज़्यादा आपने लिया है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन आप इसमें बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आपका सवाल पहले ही जो है 10-12 पेजेस पे जा चुका था। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना डालें। अगर वो पूछता है तो फिर डाल दें, या अगर आपके पेज 5-6 हैं, फिर आप ऐसी इस किस्म की चीज़ें, रेलिवेंट सी थोड़ी सी चीज़ें डाल सकते हैं, ताकि आपका जो है पेपर टू द पॉइंट हो जाए। ये डायग्राम जरूर बनाएं, कोशिश करें कि पेपर में जहाँ डायग्राम बना सकते हैं वो डायग्राम जरूर बनाएं आप। ठीक हो गया। रिस्क प्रेफरेंसेस को शो बिल्कुल ना करें जब तक वो आपसे खुद ना पूछे, इतनी एडिशनल चीज़ों पे नहीं जाना। तो कंक्लूजन वही बात है, मेरा हर स्टूडेंट जो है वो मेरा ख्याल है कि कंक्लूजन लिखेगा, और आपको लिखना भी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल राइटर हैं, अनप्रोफेशनल राइटर नहीं हैं। जितने भी सीएसएस हैं के जो एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि सवाल को इंट्रो ज़रूर कराया करें, उसको एंड अप ज़रूर किया करें। क्योंकि किसी भी चीज़ जो है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छा लिखेंगे, तो दरमियान वाली चीज़ जो है वो भी अच्छी होगी, अच्छी ही कहलाएगी। क्योंकि जब आप एक एग्जामिनर है, जब मैं पेपर चेक कर लेता हूँ, तो मैं बात बात क्या करता हूँ, सवाल का स्टार्ट देखता हूँ, सवाल का एंड ज़्यादा देखता हूँ, और सवाल के अंदर देखता हूँ सिर्फ मेन चीज़ के उसने डायग्राम क्या बनाई है, वो उसने पॉइंट्स कौन कौन से लिखे हैं। इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि एक एक वर्ड्स को पढ़ा जाए। स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स नॉर्मल थिंग्स, ये चल सकती है, लेकिन आपके कंसेप्ट होने चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि एक जो है कुछ चीज़ और लिख रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में कुछ चीज़ और लिख रहे हैं, और उनके आपस में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें भी कनेक्टिविटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी रिसर्च अथॉरिटी की। अच्छा। तो ये आपके का कंक्लूजन जो है 3-4 लाइनों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम आधा पेज आपका कंक्लूजन के ऊपर हो, या 5-7 लाइनें आपके कंक्लूजन के ऊपर लाजमी होना चाहिए। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं आपके, ये कुछ टेक्निक्स हैं आपकी जो आप पेपर में लाजमी शो आउट कराएंगे। तो ये पेपर आपका बड़ा अच्छा था, सदरदारा एंड सिद्रा उमर। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बार फिर जो है एडवाइस करूँगा, पेपर को देखते हुए नर्वस बिल्कुल नहीं होना, कूल रहना है। कोई चीज़ें ना भी आ रही हों, जो चीज़ें आए पहले उन्हें कर लें, जो चीज़ें नहीं आती फिर उनके बारे में थोड़ा सा थिंक करें, सोचें, और उससे रेलेवेंट जो भी आपके माइंड में हो वो लिखें ज़रूर। तो पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत आसान होगा, तसल्ली रखिएगा। पेपर को देखते हुए आपने हाइपर नहीं होना, पेपर को देखते हुए परेशान बिल्कुल नहीं होना। ऐसा ऐसा चीज़ें आपको जैसे जैसे करते जाएंगे सवाल, वन बाय वन चीज़ें आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें आपको भूली हुई हैं वहाँ पर याद आना शुरू हो जाएंगी। ये अल्लाह ताला का ही खास करम होता है। हम इंसान क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर करने वाली ज़ात है। तो वो हमें मदद मदद ज़रूर फरमाएगा। जब मुश्किल घड़ी में हो तो अल्लाह ताला ही मदद जो है करता है, और हमें भी अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। आप भी बेशक अल्लाह ताला से ही मदद मांगेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के जाएंगे, वैसे भी नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला को से दुआ क्या करें। जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको अल्लाह ताला रोजगार अता फरमाए और उनकी मदद फरमाए। दैट्स ऑल। कल इंशाल्लाह ताला हम एक जनरल सेशन करेंगे, मैं सब आप लोगों को जो है लिंक इनवाइट करूंगा, तो आप ज़रूर मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जो हम जनरल चीज़ों को देख लेंगे, गपशप हो जाएगी और एप्रिसिएशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।